नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। चुनाव आयोग के खेल और चुनाव आयोग में बैठा खिलाड़ी यानी ज्ञानेश कुमार। दो और भी खिलाड़ी हैं, लेकिन उन दो खिलाड़ियों की गिनती मैं करता नहीं हूं। वो बस वही पानी की बोतल उतल तक ही है, जैसे 12th मैन होता है ना, 11 के बाद 12वां खिलाड़ी। तो ये खेल और खिलाड़ी इतने अबूझ हो चुके हैं, हर बार कुछ नया पैटर्न, कुछ नई खुराफात। और बचाने के लिए देश के जितने परजीवी हैं, लाभार्थी हैं, वो आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। और सब मोदी के लाभार्थी हैं। ये जितने जज आईएएस रिटायर्ड हैं, इन सबकी कुंडली कल हमने खोली थी, आज भी खोलेंगे, आज भी खोलेंगे। वो हम दिखाएंगे, कोई देखे चाहे ना दिखे, अपना काम करेंगे, दिखाएंगे। सब लाभार्थी हैं, परजीवी। ये सरकार के टुकड़ों के मोहताज, ये आ जाते हैं बचाने के लिए, संविधान की कीमत पर बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। बंगाल में नई तरकीब लेके आए हैं। बंगाल में 30 लाख मतदाताओं को गायब करने की योजना पर काम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। और ये बात ऑफिशियली अखबार में छप गई है कि 30 लाख मतदाता हटाए जाएंगे। अब खेल ये है कि इसमें आधार, जिस आधार को देख करके करंट लगता था, आधार नहीं, आधार नहीं, आधार से कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए कितने, ये सब कितने बेगैरत इंसान हैं। इस आधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में कितनी लड़ाई हुई, और अब उसी आधार को आधार बना करके 30 लाख मतदाता गायब करने की तैयारी में है। अच्छा, आधार वाले भी, ये भी तो सरकारी ही है सब। आधार वाले भी कहे कि हाँ, हम आपको सब दे देंगे, 30 लाख को उड़ा दूंगा, लेकिन अपने ही चिट्ठी में सब फंस गए। उस चिट्ठी के चक्कर में ज्ञानेश, चुनाव आयोग और ये नरेंद्र मोदी की सरकार सब फंसे हैं उस चिट्ठी के चक्कर में। अभी आपको हम दिखा रहे हैं वो चिट्ठी। और ममता बनर्जी ने इनका सारा जब खेल पकड़ लिया है, तो शुरू हो गया है बवाल। और ये बवाल अदालत भी जाएगा, लेकिन अदालत में कुछ नहीं होगा। इस बवाल का बड़ा हिस्सा सड़क पर होगा। अगर कुछ होने की उम्मीद है तो उसी से उम्मीद पाल लीजिए, क्योंकि अदालत में आप सोचिए, दीपक मिश्रा को लोगों ने देखा तो कहा हद हो गई भाई। गोगोई आए तो लोगों को लगा अरे यार दीपक मिश्रा ठीक था, गोगोई। बोबड़े लोगों ने देखा, फिर चंद्रचूड़ आ गए। चंद्रचूड़ जाते जाते वो हालत कर दिए कि लोगों ने कहा सब ठीक थे यार, ये चंद्रचूड़ नहीं ठीक। अभी जा रहे हैं गवई साहब, चारों एक तरफ रख दीजिए, गवई अकेले सबके बराबर हो गए जाते जाते, इतने कलाकार निकले। तो ऐसे हालात में कोर्ट में क्या होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। अब खबर पर सीधे आ जाते हैं। खबर लाइए, शुरुआत कीजिए खबर की। खेल कैसे हो रहा है समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल भी मसला है। पश्चिम बंगाल में 34 लाख आधार कार्ड धारक मृत पाए गए। एसआईआर के बीच ये चुनाव आयोग को इंफॉर्मेशन जो है, जिस पर काम करना शुरू किया। पश्चिम बंगाल में 34 लाख आधार कार्ड धारक मृत पाए गए। यूआईडीएआई, यही जो है आधार की एजेंसी है, यूआईडीएआई ने चुनाव आयोग को बताया। अब चुनाव आयोग को आधार वाली एजेंसी बता रही है कि 34 लोग मर गए हैं और डिलीट मार दो। वो आधार जिसको ज्ञानेश कुमार मानता ही नहीं। नेक्स्ट आइए। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट पर बड़ा खुलासा, 47 लाख ऐसे लोगों के नाम शामिल जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये जागरण वाले हैं तो इनको थोड़ा ब्याज के साथ खबरें आती हैं, तो यहाँ 47 लाख है। हिंदू में देखिए, वो ओवर 30 लाख डिसीज्ड वोटर्स लाइकली टू बी रिमूव्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल इलेक्टोरल रोल्स बेस्ड ऑन आधार डाटा। आधार डाटा पे सबसे बड़ा तो मुझको यही नहीं समझ में आ रहा है, आधार के डाटा पे कैसे काम करोगे? आधार डेटा तो, आधार तो तुम वैसे नहीं मान रहे हो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ये सब देख लिया, नेक्स्ट लाइए। ये गौर से देखिएगा, 30 लाख डेड वोटर्स लाइकली टू बी रिमूव फ्रॉम वेस्ट बंगाल वोटर रोल्स। इसमें दिया है कैसे अरे चलाइए भाई, चलाइए, हाँ चलाइए। द नेम्स ऑफ
over 30 lakh deceased residents of West Bengal are likely to be removed from electoral roles during the ongoing special intensive, छोटा छोटा लिखा, थोड़ा करीब से देखना पड़ रहा है, intensive revision based on Aadhaar information provided by officials of the Unique Identification Authority of India, जो हम UIDAI कहे थे ना, वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी सूचना के आधार पर डिलीट होगा। अब चलिए, हो गया, इसमें हो गया 7 करोड़ के आसपास मतदाता है, इतने डिलीट करने की तैयारी है। आगे जो चिट्ठी है वो एक चिट्ठी पहले साकेत गोखले वाली लाइए, इसको गौर से पढ़िएगा। यहाँ पर तो हमारे पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर पढ़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं अपने पास, मेरे पास जो चिट्ठी है वहां से पढ़ दे रहा हूं। साकेत गोखले को UIDAI ने लिखा है, DI ने, डीएक्टिवेशन ऑफ आधार कार्ड सब्जेक्ट, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू इनवाइट रेफरेंस टू द एड्रेसेज लेटर नंबर फला 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 डेटेड 20/2/2024 सीकिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एबव सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन in this regard is attached herewith. The issue with the approval of competent authority. ये UIDAI हेड ऑफिस से साकेत गोखले को लिखा गया आधार कार्ड डीएक्टिवेशन को लेकर। ये अभी आगे सब क्लियर होगा। अगली चिट्ठी जरा लाइए, अगली चिट्ठी। अगली चिट्ठी में इसमें सबसे नीचे चलिए, नीचे चलिए। हाँ, यहां देखिए जो पीले रंग से रंगा हुआ दिख रहा है उसको देखिए। विद रिगार्ड्स टू डाटा कंसर्निंग डीएक्टिवेशन ऑफ आधार, रेफरेंस इज इनवाइटेड टू द रिप्लाई टू राज्यसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 2964 ऑन 11/8/2017, wherein it was informed that till that date approximately 81 lakh Aadhaar number has been deactivated and the state wise, year wise and region wise data is not maintained। बस यही दिखाना था आपको, बाकी तभी बहुत उसमें पूरा इस पर काम किया हेमंत जी ने, अभी वो बताएंगे। ये दिखाना था कि जब रीजन वाइज, स्टेट वाइज डेटा UIDAI ने मेंटेन ही नहीं किया है, तो यहाँ पे किसने भेज दिया था? ताऊ जी ने। यहाँ कौन डिलीट करवाने के लिए भेजा? देखिए सब कैसे, ये सब के सब मतलब फर्जीवाड़ा कैसे मिलके करते हैं और खुद सबूत छोड़ते हैं, क्योंकि ये निर्भय हो चुके हैं, निडर हो चुके हैं। इन्हें पता है कि कोई कुछ नहीं करेगा, सब तो हम पिताजी के लिए ही कर रहे हैं ना, तो पिताजी के ही संरक्षण में सब हो रहा है, तो करेगा कौन किसी के लिए? ये सबसे बड़ी बात है। अब चलिए जरा आगे आइए, आगे आइए। TMC raises alarm over 30 lakh dead voters, alleges silent invisible rigging। ये जो 30 लाख साइलेंट इनविजिबल रिगिंग, मतलब साइलेंट, चुपचाप, इनविजिबल अदृश्य, मतलब ये दिखेगा भी नहीं, आवाज भी नहीं आएगी और रिगिंग हो जाएगी, फर्जीवाड़ा हो जाएगा मतदाता सूची में। ये बात ममता बनर्जी को समझ में आ गई, ममता ने पकड़ लिया। अब ममता बनर्जी ने कहा कि विल फाइट इन कोर्ट, लेकिन जब विल फाइट इन कोर्ट पे हमको तो बहुत यकीन है नहीं, लेकिन साथ में क्या कहा, आप 5वीं लाइन में आइए। द TMC सेड इट विल फाइट इन कोर्ट एंड ऑन द स्ट्रीट्स and will not let the BJP turn Bengal's living voters into ghost entries to rig the 2026 assembly election। बीजेपी को बंगाल में हम जिंदा मतदाताओं को भूत में नहीं बदलने देंगे, भूत की एंट्री नहीं करने देंगे वहां पर, बस हटा दीजिए, ये सब हटाइए। ये तथ्य और दस्तावेज थे, यहां से मेरा काम खत्म है। हेमंत भाई, ये सबसे मेरा सवाल ज्ञानेश पर नहीं है, ज्ञानेश को तो देख ही रहे हम लोग। ये UIDAI
इसको कैसे इतना अद्भुत, कैसे इसकी मतलब इसकी जो छठी इंद्रिय थी जागृत कैसे हुई? जब ये डेटा मेंटेन ही नहीं कर रहा था तो इसको कैसे एकाएक आया कि इतने लोग मर चुके हैं, हम दे रहे हैं डेटा, डिलीट करो साहब। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, इससे बड़ा चुटकुला और इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि जो चीज आप संसद में ये कह रहे हो कि हम मेंटेन नहीं करते, जो चीज आप एक सांसद को अलग से चिट्ठी लिख करके 1 साल पहले ये कह रहे हो कि हम मेंटेन नहीं करते, और कोई भी उस चिट्ठी में ये भी लिखा हुआ है आखिर में, अगर आपने देखा हो तो, कि आधार कार्ड जब तक डीएक्टिवेट नहीं किया जाता, जब तक उसके लिए आवेदन ना किया जाए, ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट नहीं होता है। तो ऐसे में पूरे देश के अंदर तो इनके पास 1 करोड़ से कुछ ज्यादा आधार डीएक्टिवेटेड का दावा करते हैं, ठीक, संसद के अंदर। और अकेले बंगाल में उसमें से 30 लाख कैसे हो गए, कोई बताएगा? क्या बंगाल में 25% आबादी रहती है क्या देश की, अगर आप प्राइमा फेसी मान ले तो? दूसरा, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ तो आप आधार को दस्तावेज मानने को तैयार नहीं थे, इलेक्शन कमीशन में 4 महीने तक आपने इसके अलावा कोई छापा किया ही नहीं, और अब आप आधार के आधार पे आप वोट काटने चल पड़े। तो मैं चाहता हूं एक बार वो जो चिट्ठी जो लास्ट पैरा दिखाया था उसको दोबारा दिखा दीजिए, तो उसके अंदर सारी के सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि किस तरीके से वोट चोरी के लिए चुनाव आयोग मोदी सरकार के साथ मिलकर यूआईएडीआई के साथ सांठगांठ कर रहा है। अब जरा ध्यान से इस आखिरी पैरे को मैं दोबारा हिंदी में पढ़ना चाहता हूं। विद रिगार्ड टू डेटा कंसर्निंग डीएक्टिवेशन ऑफ आधार, आधार के डीएक्टिवेशन के डेटा के संबंध में रेफरेंस इज इनवाइटेड टू द रिप्लाई टू राज्यसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 2964 ऑन 11/8/2017। उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। 11 अगस्त 2017 को राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2964 के संदर्भ में, जहां पर यह इन्फॉर्म किया गया था कि दैट टिल दैट डेट, कि उस दिन तक अप्रोक्सीमेटली 21 लाख आधार नंबर्स हैड बीन डीएक्टिवेटेड, तब तक 81 लाख आधार कार्ड डीएक्टिवेट किए गए थे, एंड द स्टेट वाइज, ईयर वाइज एंड रीजन वाइज डेटा इज नॉट मेंटेन्ड, यानी कि राज्यवार, वर्षवार और रीजन वाइज डेटा नहीं मेंटेन किया जाता है। एज ऑन डेट द नंबर ऑफ डीएक्टिवेटेड आधार इज अप्रोक्सीमेटली 103 लाख, 1 करोड़ 3 लाख के आसपास डीएक्टिवेटेड आधार है, इंक्लूडिंग अबाउट 82 लाख डिसीज आधार कार्ड होल्डर्स। ठीक, 103 लाख के आसपास है, जिनमें से 82 लाख डिजीज आधार कार्ड होल्डर्स है। उनमें से बंगाल में 30 लाख कैसे हो गए? कोई 30 लाख लिख रहा है, कोई 34 लाख लिख रहा है। आपके प्रिय अखबार ने 47 लाख लिख दिया, वो बताया कि ब्याज के साथ लिखना पड़ता है उनको। तो ये खेल समझ लीजिए। बंगाल के अंदर अक्टूबर 2025 जब हम आप बात कर रहे थे, जब ये सारा एसआईआर का ऑर्डर किया गया, उसमें टोटल वोटर्स की संख्या 7,66,00,000 कुछ है, 39,000 समथिंग। उसमें से 30 लाख 32 लाख 34 लाख वोटर काटने का मतलब समझते हैं आप? 5% वोटर एक झटके में साफ, एक झटके में, बिना किसी उसके ना। उसमें ये देख, और क्या कहना है कि विदाउट, उसमें ये भी लिखता है अपने आधार अथॉरिटी का डिप्टी डायरेक्टर की चिट्ठी है वो, जो मैंने पढ़ा हुआ एनेक्चर उसका, वो ये कहता है कि हम आधार को तब तक डीएक्टिवेट नहीं करते जब तक किसी का आवेदन ना आए। हाँ। तो फिर ये इसमें से जो 30 लाख 32 लाख 34 लाख ये आवेदन आए थे क्या? कल तक तो आप चुनाव आयोग आधार को ही नहीं मान रहे थे, आज उसके बेसिस पे वोटर लिस्ट को एक झटके में वो करना चाह रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो, थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, जब बिहार का एसआईआर ऑर्डर किया गया था तो ज्ञानेश गुप्ता ने क्या कहा था सूत्रों के हवाले से, कि लगभग 6% वोट कट सकते हैं, ध्यान आपको। और फिर आखिर में क्या हुआ था? वही हुआ, बाकी सब फसाना है। और 2021 का लोक विधानसभा का परिणाम उठाइएगा एक बार, बंगाल का दिखाइएगा, अभी मैंने भेजा है आपको। उसके अंदर सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो आप दर्शकों को जरूर बताइएगा। वहां पर क्या हुआ था 2021 के अंदर? तृणमूल कांग्रेस को वोट मिले आशीष भाई 48.5%, ध्यान रखिएगा, और सीट मिली 213, और बीजेपी को वोट मिले 38.5% और सीट मिली 77। यानी कि मार्जिन कितना है वोटों का? 10%, और 5% एक झटके में काट दीजिए। बाकी कार्यक्रम तो चलना है, बाकी कार्यक्रम तो अभी होगा जब होगा। ये तो फर्स्ट एंड आपको दिख रहा है ना कि बिल्कुल बराबर के उसमें लखड़ा किया एक झटके में, जहां तक वोटर्स का सवाल है। उसके बाद जो कुछ करेंगे वो एक अलग पक्ष है। तो अब ये बता दीजिए कि ये डेटा जब आपके पास था ही नहीं, रीजन वाइज, ईयर वाइज, स्टेट वाइज, तो आधार के अधिकारी
वेस्ट बंगाल के सीईओ से मिलने क्या करने गए थे, कहां से लाए डेटा वो? पहले डेटा नहीं था, संसद के सामने नहीं था, सांसद को 2024 में लिखी चिट्ठी में भी नहीं था। अब 2025 में वो डेटा कहां से आ गया, ये सवाल है। ठीक, और उसके आधार पे काटने का सवाल कैसे आ गया, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। साकेत गोखले सबसे पहले, आपको ध्यान होगा, ये आरटीआई एक्टिविस्ट भी रहे और बहुत जुझारू व्यक्ति। आजकल वो राज्यसभा के सांसद है। बेसिकली क्या है कि 32 लाख वोट नाम काटने की सिफारिश ये कह करके ये मर चुके हैं। बंगाल में आपको क्या लगता है बिहार वाला काम हो जाएगा क्या? जो जब बिहार की एसआईआर हो रही थी और माननीय आपके जो सूर्यकांत साहब ने क्या कहा था, जो भावी सीजीआई है अगले 2-3 दिन में, उन्होंने कहा था कि अगर आप कुछ उदाहरण हमारे पास ले आए कि जिनके नाम वोट मृतक बता के काट दिए गए हैं और वो जिंदा हैं, तो हम पूरी कवायद को खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे। तो ले आए थे योगेंद्र यादव, कपिल सिब्बल, सबको ले आए थे उनको अदालत के अंदर। उसके बाद क्या किया सूर्यकांत जी ने? उन्हें कहा कि मैं सिविल सोसाइटी का बड़ा आभारी हूं जो वो प्रोएक्टिव स्टांस ले रहे हैं, लोगों को लाए, और उसके बाद उस बात को वहीं छोड़ के आगे बढ़ गए। कोई रद्द नहीं हुआ। परिणाम सामने, 2/3 से ऊपर मेजोरिटी है। शपथ होगी नीतीश कुमार जी की, कहीं कोई जश्न पूरे प्रदेश में मनाओ, कहीं कंस्टिट्युएंसी में मचाओ, कहीं राजधानी में मनाओ, तो बता दीजिएगा दर्शकों को, जो इतनी बड़ी जीत के बाद पूरे बिहार में बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा है, और उसके बाद प्रधानमंत्री शपथ दिला रहे हैं, और वो सारी चीजें आपने सारी चीज देख लिया। बेसिकली क्या है आशीष भाई, ये बंगाल में इतना आसान क्यों नहीं होगा? केवल इसका एक उदाहरण बता देता हूं आपको। हमने पहले भी चर्चा की थी इस पर जिस दिन बिहार का रिजल्ट आया था। तृणमूल कांग्रेस ने पूरे स्टेट के अंदर 6200 हेल्प सेंटर वहां पर स्टेब्लिश कर दिए हैं, जहां कोई भी व्यक्ति आकर जिंदा और मुर्दे का सारा हिसाब किताब ले सकता है। डॉक्यूमेंट से लेके हर चीज वो पूरी की पूरी वो करेंगे। एक बार जब एसआईआर की लिस्ट आ जाएगी, और तो गणेश ने तो जो खेल करना है कर दिया, बंगाल बिहार में तो किया ही था आपके। यहां पर क्या होगा, यहां जो एक बेसिक करेक्टर का फर्क है बिहार के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर, यहां पर फैसला सड़कों पे भीड़ के साथ होता है, ऑन द स्पॉट। और जब 6200 सेंटर्स में से किसी को मरा हुआ दिखाएंगे गणेश, और उसको उसके सारे कागजात और दस्तावेज मिल जाएंगे, तो जनता सड़कों पे भूत नाचेगी कि मृतक नाचेंगे कि नाचेंगे? वहां तो सुप्रीम कोर्ट में तो 5-4 जा सकते थे, वो लेके चले गए, उनको दरकिनार कर दिया गया। जब बंगाल की सड़कों पर हजारों मृतक बताए गए लोग प्रदर्शन करेंगे, तो क्या करेगा अपने गणेश गुप्ता? वो तो आएंगे, आप मृतक दिखाओगे, वो वहां होंगे। बिहार में तो क्या था कि आप ले आओ मैं खारिज कर दूंगा, वो ले आए तो धन्यवाद करके छुट्टी कर दी। यहां जब हजारों लोग आएंगे आधार के दम पर जिनका नाम काटा गया होगा, फिर आप क्या करेंगे? तो एक तरीके से इस एसआईआर के नाम पर जो वेस्ट बंगाल का जो ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि इसमें बात करनी जरूरी है कि ये पूरे का पूरा एक पूरा डिजाइन करके कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, और उसके बाद फिर चीजें और जंगल राज और वो सब बता करके जो खेल है उसकी आड़ में कर लिया जाए। मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ, तो बंगाल में करने में क्या परेशानी है? ये मान के चल रहे हैं अब तक। लेकिन एक बेसिक फर्क है आशीष भाई, कि जिन राज्यों की मैंने बात की वहां पर सरकारें इनकी थी, वहां कोई ममता बनर्जी नहीं थी। यहां ममता बनर्जी है सामने, और वो सरकार में है, और उसके पास बहुत ही एक्टिवेटेड काडर है, जो मतलब सिर्फ धड़कीबाजी लगा करके चुनाव लड़ने को तैयार है। तो ऐसे में बंगाल में जो है, मुझे लगता है कि अगर ये रास्ते पर चले, जो ये रास्ता आपको दिख रहा है कि आधार के अधिकारी जाके मिल रहे हैं और एक झटके में ये सब खेल हो रहा है, तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए ज्ञानेश गुप्ता को और उनके पूरे सिस्टम को आगाह हो जाना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। हर जगह लोकतंत्र की डकैती ऐसे संभव हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। कम से कम वेस्ट बंगाल में मुझे नहीं लग रहा है। जिस तरीके के तेवर तृणमूल के हैं, जिस तरीके के तेवर ममता के हैं, और वो सड़क की लड़ाई लड़ने की माहिर है, ये मुझे कहना। नहीं, लेकिन इसमें 2-3 चीजें और उसको बहुत क्लियर समझनी होगी। तेवर तो यहाँ भी बिहार में भी हमने राहुल गांधी के तेवर आखिरी दिन तक यही सुना, बिहार में हम वोट नहीं चोरी होने देंगे। तेजस्वी यादव ने एक दिन में 18-18, 20-20 जनसभाएं की, हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, और सब हो गया, बस खाली मंच से भाषण ठोकते रहे। अच्छा है, अपना पॉलिटिकल कार्यक्रम था, भाषण देना था, अच्छी बात है, लेकिन रोक कहीं नहीं पाए, रत्ती भर नहीं रोक पाए।
एक ही फर्क है, जिस फर्क की तरफ इशारा किया हेमंत जी ने, एक ही फर्क है, वो फर्क है कि यहाँ सरकार बंगाल में नहीं है। बंगाल में सरकार नहीं है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं मानता हूं। ये सब ठीक है कि वहां पर काडर बंगाल में टीएमसी का बहुत मजबूत है, बीजेपी के पास अभी काडर नहीं है, लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता। तमिलनाडु में बीजेपी के पास कुछ नहीं है, भूजा नहीं है खाने को फाकने के लिए, लेकिन आप देखिए बिना काडर के भी तमिलनाडु में बीजेपी उछल कूद मचा रही है। काडर नहीं चाहिए, बेईमानी के लिए कौन सा काडर चाहिए भाई? बस सीधा सी बात है, बेईमानी के लिए कोई काडर चाहिए? नहीं चाहिए। बस एक ही है ताकत कि ममता सत्ता में है, आप जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आप 11 मांगो, 21 मांगो, 51 मांगो, बनाना ममता के अफसरों को है, बनाना ममता के कर्मचारियों को है। तो आपको वोट काटने का मौका मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन मिनिमाइज मौका हो जाएगा, उसके लिए रास्ता देखिए, उसी का रास्ता तैयार करना। हर जगह ये नया रास्ता लेके आते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत इतने बुद्धिमान है कि इनका रास्ता कोई समझ नहीं पाता है। ये बार बार नंगे हो जाते हैं, लेकिन इतने नंगे हो चुके हैं कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता। पकड़े गए ना। जिस यूआईडीएआई को ये नहीं पता है कि वो राज्यवार कितने मृतक हैं, कितने लोग मर चुके हैं, वही डेटा प्रोवाइड करेगी। सोचिए, डेटा वही प्रोवाइड करवाएगी। अब कितना गजब तो है, जिसके पास डेटा नहीं है वो डेटा देगा, जिसके पास आटा नहीं है वो आटा देगा, उस टाइप का है कि जिसके जिसके पास गेहूं 1 किलो नहीं है वो आटा का सबसे बड़ा सप्लायर। ये वो दौर है, आपको मानना पड़ेगा कि गेहूं नहीं है, आटा लो यार, गेहूं से क्या मतलब, हमारे पास है नहीं, आटा लो। वही काम हो रहा है। ये अभी पहला रास्ता है, इसके बाद अभी जोड़ने का धंधा होगा। ये तो अभी घटाने का धंधा है, फिर जोड़ने का धंधा होगा। लेकिन एक ही रास्ता है कि सत्ता में रहते हुए, एक बात कहा हेमंत जी ने कि मैं उसी पे सवाल कर रहा हूं, आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन पैदा हो सकती है। क्या आपको लगता नहीं, मेरे मन में तो संदेह है कि बीजेपी चाहती है लॉ एंड ऑर्डर का कंडीशन पैदा हो जाए, ऐसी सिचुएशन पैदा हो, और कोई इनको लोक लाज तो है नहीं, चुनाव राष्ट्रपति शासन में हो जाए, काम ही खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट देने के लिए सीबी आनंद बोस बैठा हुआ है वहां पे राजभवन में। आशीष भाई, इतना आसान नहीं है वह, इतना आसान हाँ, नहीं है। उसका नाम ममता बनर्जी है। वो हमला पहले करती है, और सबसे पहले फिर आकर के बीजेपी के चाल के अंदर उससे बड़ा जवाब देने में सक्षम है। वो पहले हमला करेगी, और जैसे ही उसको जवाब आएगा सबसे ज्यादा शोर वो मचाएगी। तो उसको सड़क की लड़ाई लड़नी आती है। नहीं जो नहीं, महिला अगर अगर आशीष भाई, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या कर पाएंगी बेचारी, नहीं वो है राष्ट्रपति, लड़ने में। नहीं, जो महिला 2.5 दशक से ज्यादा समय से बैठे वेस्ट लेफ्ट को अकेले दम पर सत्ता से बाहर कर सकती है, उनका भी इससे मजबूत काडर था, लगातार खाए पिए गाहे लोग थे। या तो बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही ना उस तरीके से। बीजेपी तो नहीं, फिर केवल ज्ञानेश क्रॉस कुमार गुप्ता क्वेश्चन के दम करूंगा पे। मैं, इस सवाल में क्रॉस क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं कि क्लियर होना चाहिए। आपने कहा कि 2.5 दशक के वाम दल कुछ थे, कैसे भी थे, उनका मजबूत कार्डर था। यहाँ मैंने कहा ना कि कार्डर नहीं चाहिए, बेईमानी के लिए कौन कार्डर चाहिए, लेकिन वाम दलों में लोक लाज था। वाम दलों में वो था कि ज्योति बासु प्रधानमंत्री नहीं बने, पोलित ब्यूरो ने मना कर दिया तो है। बाद में कई बड़े वामपंथी नेताओं ने कहा कि भारत में वामपंथ के इतिहास की सबसे बड़ी गलती हुई कि ज्योति बसु को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो प्रधानमंत्री, वो लोक लाज था, वहां पर काडर की लड़ाई थी, काडर की लड़ाई थी, वो ग्राउंड की लड़ाई थी, उसमें चाहे लाठी चला गोली चला, ग्राउंड की लड़ाई थी। यहां पर तो सारा काम शकुनी पासे पे कर रहा है, पर्दे के पीछे। यहां पर तो ग्राउंड पे आमने सामने लड़ाई ही नहीं है। हम करेंगे, आप इंडोज करेंगे, आशीष चित्रांशी बेईमानी करेगा, हेमंत अत्री बेईमानी को इंडोज कर देगा, काम खत्म, जाओ चिल्लाते नहीं, रहो। आप जो कह रहे हैं ये इस तरह की साजिश सोच सकता, भी तो मैंने आपको सबसे स्पेसिफिक मुद्दा बताया कि हम्म, लैंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो सकता है। आप हम्म, बेईमानी करेंगे, बेईमानी हाँ, करके किसी जिंदा को मृत बताएंगे, वो अपने हाँ, कागज लेकर के आएगा। ठीक, ममता कहेगी इसके कागज हैं, ज्ञानेश गुप्ता हम्म, ने मानना नहीं है, वो सब हम्म, खेल होंगे, ड्राफ्ट लिस्ट है, फाइनल में दिखाएंगे, फाइनल के बाद कुछ आएगा नहीं।
और वो फिर जाके फाइनली लड़ाई कहां हो जाएगी, सड़कों की। तो हाँ। इनकी तो मंशा यही रहेगी कि बेईमानी भी हो जाए और राष्ट्रपति, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है कि राष्ट्रपति बेईमानी भी हो जाए और राष्ट्रपति शासन भी हो जाए, तो सोने पे हाँ। सुहागा हो जाए, बाकी खेल हम कर लेंगे। लेकिन वो इतना, इसलिए मैंने कहा कि वो इतना आसान नहीं है। बेसिकली प्रधानमंत्री जी जो वो करते हैं ना खेल, रोना धोना ये वो, तो ममता का क्या है, तो वो लड़ाकी है सबसे ज्यादा, सबसे पहले हमला करेंगी। और अगर आपने उनको जवाब दिया, क्योंकि महिला है और मुख्यमंत्री है 3 बार की, तो वो पहले से ज्यादा एग्रेसिव होकर के जो ये करते हैं ना कि पीड़ा भाव का, उसकी भी चैंपियन है वो। तो जो सांत्वना जो की जो लहर उस तरीके क्रिएट करने में, उसकी भी चैंपियन है वो, कार्डर उसका है। इनके पास तो धोखा है, अकेले धोखे के सहारे। और देखिए, बिना सत्ता और सत्ता का एक बेसिक फर्क है। वहां पर लंबे समय से ये शासन में है, इसमें कोई शक नहीं। अधिकारियों में भी एक ठीक ठाक पकड़ है। आपने देखा जैसे ही एसआईआर ऑर्डर होने वाली थी, उससे चंद घंटे पहले 75 से 80 आईएएस अफसर बदल दिए और आईपीएस बड़े पैमाने बदले। क्यों बदले? वो कर लो खेल, अब आ जाओ। तो उसके पास प्लान ए, बी और सी है। ऐसी उम्मीद आप कर सकते हो कि जो नंगा नाच इन्होंने बाकी स्टेट्स के अंदर किया है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, हरियाणा की कर लीजिए, जहां आपका कोई नाम लेवा नहीं था जिन स्टेट्स के अंदर, वहां पे शासन कर रहे हैं ये लोग। सोचिए, बिहार के अंदर 202 सीटें आपकी हैं और 128 सीटों पर खेला है, और 5 साल शासन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सारे बैठे हुए, कर लीजिए क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको उस दिन भी जब चर्चा कर रहे थे हम, और आज भी, बंगाल के मामले में थोड़ा सा अंतर यह है कि ममता बनर्जी सत्ता में है, वो चीज और लॉ एंड ऑर्डर को ना बिगड़ने देना बड़े पैमाने पे, वो भी जब मैं और आप इस बात को समझ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ममता को नहीं पता होगा कि क्या चाहते हैं राष्ट्रपति शासन? तो उतना तो वो सिविल स्टॉप शॉट, उसके जो वर्कर्स हैं वो वहां तक स्थिति को नहीं जाने देंगे कि राष्ट्रपति शासन का बहाना मिल जाए। ये भी तो ध्यान रखिए ना। और राष्ट्रपति शासन के बहाना ना हो, उसके बाद ये चुनाव जीत के दिखा देगा। पिछली बार क्या कह रहे थे जो आपके पोमेरियन है, जिनका अभी 3 दिन पहले आपने विज्ञापन के रेट बढ़ाए, क्या कह रहे थे वो? कि बिहार, बंगाल के अंदर तृणमूल 200 पार करने जा रही है। और सीट कितनी आई थी? 71। बीजेपी 200 पार। हाँ, बीजेपी तो 200 पार, और आई कितनी? 71। तो 3 गुना सीटें बताने में इनको कोई समस्या नहीं, 4 गुना ही बता सकते हैं। जैसे बिहार में तो करके दिखा दिया, अमित शाह ने 160 की थी, ज्ञानेश ने 202 दे दी। कर लीजिए क्या करेंगे आप। तो आशीष भाई, जो पूरा ये खेल है ना, इसको बिटवीन द लाइंस देखने की जरूरत है कि ममता हर स्टेप पे बड़ा क्लोजली चीजों को ना केवल पकड़ रही है, बल्कि उसके लोग भी मजबूत है। साकेत गोखले जैसा वो जो था, किसी के पास था क्या? तेजस्वी के पास हो कोई ऐसा व्यक्ति, राहुल के पास कोई इस तरह का प्रोएक्टिव व्यक्ति हो? नहीं है उनके पास इस तरह के लोग, क्योंकि उनकी तो अपनी चंडाल चौकड़ी से ही बाहर नहीं आते। वो चंडाल चौकड़ी ने लालू का तो परिवार ही सारा बिखेर दिया। तो ये जो चीज है तृणमूल की, यहाँ पे ये है कि यहाँ हर तरह के लोग हैं जो अलग अलग चीजों पर काम करते हैं, दस्तावेजों के साथ, साक्ष्यों के साथ। तो इसी कारण तो आप आज बहस कर पा रहे हैं। अगर ये साकेत गोखले ने चिट्ठी ना लिखी होती और ये जवाब ना होता, तो मैं आप किस पे बहस कर रहे होते? हम वर्बली बात करते, वो मना कर देते कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अब दस्तावेज है तो मना करके दिखाए। ये फर्क है आशीष भाई। कुल मिला के जो लड़ाई लोकतंत्र की है, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे कि अब ये सड़कों पर लड़ी जाएगी। ज्ञानेश गुप्ता ने तो वही करना है जो उसको कहा गया है। पहले भी उसने यही किया है। 6 स्टेट्स के अंदर वो सक्सेसफुली मॉडल को लागू कर चुका है। यहां की भी उसकी कोशिश जरूर है। आप ये बताइए मुझे, इतनी स्टेट्स में चुनाव हुआ, कभी यूआईएडीआई के अधिकारी आपने सीओ से मिलते हुए सुने थे क्या? सुने थे? पहली बार, सब पहली बार, हर चीज पहली बार। तो भैया इनोवेशन देखिए ना। आप हमेशा ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ खड़े रहते हैं, आप उस आदमी का इनोवेशन देखिए कि ये 2, 4, 5, 10 लाख छोड़िए, सीधा 30 लाख उड़ा देते हैं चिट्ठी। इनोवेशन इसमें ज्ञानेश गुप्ता वगैरह कुछ नहीं है हेमंत भाई, सबका मालिक एक है, वही इनोवेशन होता है। ये तो बेसिकली गाली खाने के लिए, बेइज्जत करने के लिए रखे गए हैं कि गाली कौन खाएगा, जिसके हिस्से में डालो जाती थी गाली। सब स्क्रिप्ट एक जगह से है। कौन यूआईडीएआई जानता है? ज्ञानेश को पता नहीं, पता होगा कि नहीं होगा कि उसके क्या डेटा उसके पास है, नहीं है। सब मिलजुल के सबको एक जगह से जाता है ना, तुम उधर जाओ, ऐसे मिलो, ऐसे इसको। अब नेक्स्ट स्टेट में ये फॉर्मेट होगा अपन का, अपना फॉर्मेट ये होगा बेईमानी का। इस टाइप से पहले तय हो जाता है। आप देखो ना, आपने राज्य गिनाए, एकमात्र राज्य ऐसा है, जम्मू कश्मीर को हम इसलिए नहीं गिनते क्योंकि घाटी में भाजपा
क्या करेगी भाई? अब घाटी में सब मुसलमान का अगर 100% वोट ले लेगी तो इंटरनेशनल जो है ये मामला आ जाएगा कि भाई साहब घाटी में सारे मुसलमानों ने भाजपा को वोट दे दिया। वहां तो पॉसिबल नहीं है। जम्मू में तो एक तरफा जीते ही भाजपा जीत गई, घाटी में हारी। तो जम्मू कश्मीर एक ही राज्य है, वो है झारखंड, जहां पर ये नहीं जीत पाए। झारखंड भी ये जीत गए होते, झारखंड में जीतने की व्यवस्था हो गई थी हेमंत भाई। झारखंड में हाई कोर्ट में वो कौन जज थे जिसने इतना बड़ा साहसिक काम किया कि हेमंत सोरेन को जमानत दी थी? नहीं तो आपको मैं बताऊं, चंपई सोरेन 100%, आखिरकार तो भाजपा में आ गए। चंपई सोरेन ने जेएमएम को खत्म करने ठेका ऑलरेडी ले रखा था, पूरा बयाना था, पूरा कंप्लीट बयाना था। आपको ये भी बताऊं, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और जो फुल पेज विज्ञापन वहां पर छपते थे सरकारी योजनाओं के, तो फुल पेज विज्ञापन में चंपई सोरेन केंद्र के साथ मतलब मोदी फोटो लगवा करके अपना विज्ञापन छपवा रहे थे। ये सब वहां पर, ये वहां की हकीकत। ये बात जेल में ही पता चल चुकी थी जो है हेमंत सोरेन को, लेकिन हेमंत सोरेन के हाथ बंधे थे, अगर जेल से बाहर नहीं आएंगे तो करेंगे क्या? ये बात हम लोगों को भी बहुत लेट में जब ये बाहर आए और एकाएक हुआ कि अब हटा करके खुद सीएम बनेंगे और चंपई वो, तो लगा कि क्यों हटाना, जो है चुनाव प्रचार करें, वो रहने दें भाई, पुराना आदमी है। तब ये इनपुट मेरे पास आया कि हेमंत सोरेन को जेल में ये इनपुट मिल गया था कि सारी पार्टी को ठिकाने लगाने की व्यवस्था बीजेपी ने कर लिया है। उसको हर जगह पर एक चाहिए होता है विभीषण, यहाँ पर पकड़ लिया है उसने और निपटा देंगे। इसीलिए वो जेल से बाहर आते ही पहला काम किया कि अब मुख्यमंत्री आप हट जाओ, हमको बनने दो। कितना उसमें फजीहत हुई, लेके गए ये सब चंपई सोरेन को, लेकिन झारखंड नहीं जीत पाए। इकलौता राज्य, मैं ये दर्शकों से भी कहता हूं जो, और उन 272 से भी कह रहा हूं, पूरे देश में झारखंड क्या, कौन सा अलग ऐसा हिस्सा है झारखंड में बाकी जगह के मुकाबले मुस्लिम आबादी अनुपातिक रूप से ज्यादा नहीं है, कम भले हो, उससे ज्यादा बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार में मिल सकते हैं। वहां कैसे जो है भाजपा हार गई? वहां भाजपा क्यों नहीं टिक पाई जेएमएम के सामने? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर अफसर ज्ञानेश कुमार की मुट्ठी में नहीं थे। अफसर नहीं थे, बस एक ही वजह ना, और कौन सी वजह हो सकती है? अच्छा एक बात बताइए, पूरा सिकंदर पूरा भारत जीत ले रहा है और झारखंड में आकर के वो उसकी लोकप्रियता फुस हो जाती है। ऐसे तो झारखंड को फिर अलग देश घोषित करना पड़ जाएगा कि भाई झारखंड में मोदी जी की लोकप्रियता नहीं है खाली। वहां पर अपने सबसे बड़े सेनापति को उतार दिया, हिमंता बिस्वा शर्मा, अपना राज्य छोड़ के 2 महीने बैठा रहा, हार गए। यही एक प्लस पॉइंट है ममता के साथ, बस एक प्लस पॉइंट है। इस प्लस पॉइंट को ममता बनर्जी कितना मेंटेन कर पाती हैं, इसी पर निर्भर करेगा। फिर वक्त हो गया, हमें इजाजत दीजिए, और भी खबरें लेकर के आना है। हेमंत जी के साथ भी हो सकता है कि आज खबरें हम लेकर के आए, तो अब देखते रहे न्यूज लॉन्चर। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।